रेखा गुप्ता को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कोई सीएम पर्सनैलिटी है। ऐसा फील होता है जैसे किसी स्वीट सी प्यारी सी आंगनवाड़ी वाली आंटी को सीएम की कुर्सी मिल गई हो फ्री में। हाँ भाई, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, अपने रिस्क पे आए, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, पर उससे पहले जान लेते हैं रेखा गुप्ता एग्जैक्टली है कौन और क्या बीजेपी वाले सच में इनको इतना इंपॉर्टेंट मानते थे कि इनको सीएम की कुर्सी दे दी, या फिर ये महज एक कठपुतली है। अब देखो, रेखा गुप्ता कोई ऐरी गैरी औरत नहीं है। इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काफी पुराना है। काफी पुराने से मतलब काफी पुराना। 1990 में ये स्टूडेंट विंग ज्वाइन कर लेती है एबीवीपी की तरफ से। और एबीवीपी बेसिकली आरएसएस का एक स्टूडेंट विंग है और आरएसएस मतलब बीजेपी। फिर इसके बाद 2004 से 6 के आसपास इनको नेशनल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर देखते ही देखते इनको एमसीडी में बड़ा रोल मिल जाता है और 2007 और 2012 के आसपास ये पीतमपुरा में एज अ काउंसलर भी रह चुकी है। फिर इसके बाद 2015 में ये एमएलए का इलेक्शन लड़ती है, जो बुरी तरीके से हार जाती है। फिर 2020 में वापस आती है और यहाँ भी बुरी तरीके से हार जाती है। और फिर आता है वक्त 2025, जब आम आदमी के ज्यादातर नेता जेल के अंदर थे या फिर जेल से जस्ट बाहर आए ही थे। मतलब आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हो चुका था। बीजेपी ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से मार्केट कर लिया था और इसी मार्केटिंग के कारण अब दिल्ली वालों को रोजगार नहीं, एजुकेशन नहीं, बल्कि चाहिए था मंदिर। और होना क्या था, बीजेपी जीत गई बहुत ही बड़े मार्जिन से। 70 में से लगभग 48 सीट मिली बीजेपी को, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था बीजेपी के लिए भी। तो रेखा गुप्ता की ये जर्नी दिखाती है कि रेखा गुप्ता एक्चुअली में बीजेपी के साथ पिछले 30-35 सालों से है। और फिर वक्त आता है 20 फरवरी 2025, जब रेखा गुप्ता को एज अ सीएम चुना जाता है। और ये चीज अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि रेखा गुप्ता जस्ट पहली बार ही एमएलए बनी थी और उनके एमएलए बनते ही उनको सीएम की कुर्सी दे दी गई। और रेखा गुप्ता का इस तरीके से सीएम बनना दिखाता है बीजेपी ने कितने जल्दबाजी में फैसला किया, क्योंकि बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बहुत ही लंबे सालों से उनके साथ लॉयल रही हो, एक औरत हो और बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हो। और लकीली रेखा गुप्ता के अंदर ये सारे गुण थे और बीजेपी ने मेक श्योर किया वो कुर्सी पे एक ऐसे लीडर को ना बिठाए जो कैरिज्मेटिक हो, जिसका करिश्मा सबको फील हो जाता हो। और ये रीजन है रेखा गुप्ता को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि ये सीएम पर्सनैलिटी है। इनफैक्ट जब आप ममता बनर्जी को देखोगे, चाहे आप उनपे कितना भी हम्बा डुम्बा मीम बना लो, लेकिन जब वो आपके सामने आएगी तो आपको डर लगेगा, आपको फील होगा कि कोई सीएम आया हुआ है। और वही जब रेखा गुप्ता आती है तो ऐसा लगता है एक प्यारी सी स्वीट सी आंगनवाड़ी वाली आंटी आ गई, जो भी चीजी निकाल के देगी, ले बेटा चीजी ले। बहुत ही मासूम है, जिनको यही नहीं पता वो क्या बोलती है, कब बोलती है। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पहले इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। ऐसा लगता है एक मासूम सी औरत को कोई पीछे से बहका रहा है, बहन तू ये कर, ए बहन तू ये कर। ये तो ये करना भी नहीं चाहती होगी। और इनके ऊपर जो ये डमी सीएम के आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा, ये लगाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके। और क्यों लगाया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, जहाँ पर उनके साथ उनके पति भी बैठे हुए थे उनके ऑफिस के अंदर, जो देखा जाए टेक्निकली इलीगल है। वो किसी भी तरीके से सीएम के आसपास उनके ऑफिस के दौरान नहीं बैठ सकते। ये कानूनन अपराध है, क्योंकि उनके पति मनीष गुप्ता के पास ना तो कोई ऑफिशियल पोजीशन है, ना वो किसी तरीके से रोल अदा करते हैं वहाँ पे बैठने के लिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की अतिशी ये भी आरोप लगाती है कई मीटिंग तो बिना रेखा गुप्ता के कर दिए गए उनके पति के मौजूदगी में, जिसमें से एमसीडी, डीजेबी और यहाँ तक की पीडब्ल्यू ऑफिशियल्स की मीटिंग भी शामिल थी, जिसको रेखा गुप्ता ने नहीं बल्कि उनके पति मनीष गुप्ता ने अटेंड किया। और जब ऑफिशियल से पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो ऑफिशियल ने बोला सीएम मैडम की तरफ से ऑर्डर थे, हम क्या कर सकते थे इस पे। और ये सारी चीजें अगर सच है तो ये दिखाता है हमारी सीएम कितनी अनसीरियस है अपने कुर्सी को लेके। अब चलो ये लोग अनसीरियस तो है ही, लेकिन 10 महीने के अंदर इन्होंने झूठ कितना बोला इसकी भी कोई हद नहीं। कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और उससे भी अधिक सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, ये बीजेपी पास्ट में जीने में क्यों यकीन करती है। संस्कृत भाषा ठीक है, जिसको सीखना होगा सीखेगा, ऐसा तो नहीं है कि संस्कृत भाषा कहीं भी नहीं है, स्कूलों में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, पर ज्यादातर स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके जिंदगी में ये भाषा काम आनी ही नहीं है। जहाँ तुम्हारा फोकस होना चाहिए एआई पढ़ाने का या फिर नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ाने का, वहाँ तुम संस्कृत भाषा प्रमोट कर रहे हो। चलो कोई नहीं, अब इनकी ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन रेखा गुप्ता के आने के बाद इतने झूठ और हवाबाजी हुई है जितना किसी सीएम के दौरान नहीं हुई। जैसे जब ये सीएम नहीं थी तो उन्होंने केजरीवाल के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, 40 से 80 करोड़ खर्च करने के
आरोप लगाए शीश महल के ऊपर। शीश महल बेसिकली सीएम आवास को कहा जाता है, जो कि अगर जरा सा भी सच है तो केजरीवाल ने अय्याशी तो खूब की शीश महल के अंदर, और इसीलिए रेखा गुप्ता ने मना कर दिया कि वो शीश महल के अंदर मूव नहीं करेगी। वो अपना सारा का सारा काम घर से करेगी और अपना ऑफिस को वो अपने प्राइवेट घर में मूव कर देती है। लेकिन अपने प्राइवेट घर में जाने के बाद भी वो वहाँ से काम कहाँ कर रही है, उल्टा शीश महल में खुद चली गई और वहाँ पे रिनोवेशन के नाम पे खर्च कर दिए लगभग 60 लाख रुपए। केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। झूठ पे झूठ बोल रही है। जैसे यमुना वाला एग्जांपल ले लो, यमुना तो इनसे क्लीन हो नहीं रही, बल्कि केमिकल डाल के ये लोग यमुना का झाग गायब कर रहे हैं। अब सफाई तो इनसे हो नहीं रही थी यमुना की, तो इन्होंने छठ पूजा के दौरान एक अलग से घाट बना दिया ताकि लोग उस साफ पानी के अंदर अच्छे से छठ पूजा मना सके। और उस घाट के अंदर पानी यमुना से नहीं बल्कि गंगा से लाके भरा गया। और घोड़ी मीडिया भी बड़े आराम से आती है और अच्छे से इस घाट की तारीफ करती है। एक अनपढ़ जाहिलों की तरह वो लोग क्वेश्चन तक नहीं पूछते कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। क्यों पूछोगे? तुम्हें पेडिग्री जो मिलती है। मतलब पानी साफ हो ना हो, एटलीस्ट दिखना साफ चाहिए। और आज 10 महीने हो चुके हैं और यमुना के सफाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला मिला है, और अगले 5 साल के अंदर भी ये सब नहीं होने वाला। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने मंत्री जी को भी। आज दिल्ली के अंदर पानी का क्राइसिस चल रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी चल रहा था। बस फर्क इतना था, केजरीवाल के टाइम पे इन्होंने वाटर माफिया को बहुत ही पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा। टैंकर माफिया बेसिकली वो माफिया है जो पानी के टैंकर को कंट्रोल करता है, और इस चीज से लड़ने के लिए बीजेपी ने भी काफी कड़े कदम उठाए। जीपीएस वाले टैंकर हर जगह अलॉट कर दिए गए, पर इसके बावजूद आज भी दिल्ली के अंदर ज्यादातर जगहों पे ऐसा पानी आता है कि आप दिल्ली सरकार के भरोसे तो पानी पी ही नहीं सकते, और कई सारी जगहों पे तो पानी आता ही नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं पूरी तरीके से इन टैंकर्स के ऊपर। और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है तो उनके पावर में आते ही दिल्ली के अंदर पावर कट्स बढ़ जाते हैं। और कोई ऐसा वैसा पावर कट नहीं, दिल्ली के कुछ एरिया में 5 से 14 घंटे का भी पावर कट हो रहा था। हालांकि अब ये फिक्स हो चुका है, लेकिन शुरुआत में तो पावर कट काफी ज्यादा हुए थे। चलो इस चीज को हम माफ कर भी सकते हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही बिजली की बढ़ोतरी काफी हद तक बढ़ गई है। और इस पे भी इनका सिंपल कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी बिजली फ्री में बांटी कि उनके गवर्नमेंट को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इसलिए उनको अब बिजली का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लॉस को कवर कर सके, जो कि देखा जाए एक जेन्युइन रीजन हो सकता है बिजली के दाम को बढ़ाने का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रेखा गुप्ता की ये रही है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसको छुपाने में यकीन रखती है। जैसे जब दिल्ली के अंदर मानसून सीजन आया तो कई जगहों पे पानी भर रहा था, लेकिन इस बार न्यूज में कहीं पे भी वो चीजें नहीं दिखाई जा रही थी। न्यूज में बस ये दिखाया जा रहा था कि रेखा गुप्ता के आने के बाद सड़कों पे पानी भरना बिल्कुल ही बंद हो गया। पूरे वीडियो में वो सिर्फ दिल्ली के अच्छे एरिया में दिखा रही थी, पर उसको भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिपोर्टर दिल्ली में रहते थे और वो ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे पानी इतना बुरी तरीके से भरा हुआ था कि लोग चाह के अपनी गाड़ी तक नहीं चला सकते थे वहाँ पे। और फिर आता है दिल्ली का एयर पोल्यूशन, जो इनसे तो फिक्स होना नहीं, इनसे क्या पिछली गवर्नमेंट से भी कौन सा होना था, लेकिन कम से कम पिछली गवर्नमेंट के अंदर इतना गूदा तो नहीं था कि वो मुंह पे झूठ बोले। मैडम लिटरली AQI मशीनों पे पानी छिड़काव कर रही है, और जब इनसे पूछा गया आप पानी का छिड़काव क्यों कर रही है, तो मैडम कहती है अरे जहाँ पे पोल्यूशन कम दिखाना होगा पानी छिड़कोगे ना, एक ऐसा टेम्परेचर है, पता नहीं क्या क्या ही बोल रही है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। मतलब AQI को टेम्परेचर बोल दिया और इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये मैडम को आइडिया ही नहीं है AQI होता क्या है। और जिस मैडम को AQI के बारे में घंटा नहीं पता, आपको क्या लगता है वो AQI फिक्स करेगी? इनके हिसाब से AQI क्या है, बस वहाँ पे पानी डालो, AQI रीडिंग में AQI कम आ जाएगी, तो इससे AQI कम हो जाएगा। मैडम इस हिसाब से तो अगर आपको बुखार है तो आप अपने बॉडी में थर्मामीटर मत लगाओ, आपको तो ठंडे पानी में डाल देना चाहिए, इससे टेम्परेचर ज्यादा आएगा ही नहीं। मतलब क्या ही लॉजिक की बातें कर रही है मैडम। लेकिन वही है ना, जब जबरदस्ती CM की कुर्सी दे दी जाए किसी आंगनबाड़ी वाली स्वीट सी प्यारी सी पूकी सी आंटी को, तो आपको क्या लगता है तरक्की देखने को मिलेगी? ये सब देखने को मिलेगा। अपने रिस्क पे आए। और इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। दिल्ली का एयर पोल्यूशन काफी खराब है, इतना खराब है कि लोग चलते चलते गिर जाते हैं, और ये दिल्ली की प्रॉब्लम पिछले 10-15 सालों से ऐसी ही है। तो रेखा गुप्ता के पास 10 महीने थे, लेकिन 10 महीने के अंदर इन्होंने कोई भी ऐसा फैसला लिया नहीं जिससे कुछ ऐसा पता चले कि हाँ इससे एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। इन्होंने लिटरली तंदूर बैन कर दिया, जिसपे हम लोग तंदूरी रोटी खाते हैं। मतलब मैडम क्या चाहती है कि अब हम तंदूरी नान तंदूरी रोटी खाना बंद कर दें। और तंदूर तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में जरा सा भी रोल अदा नहीं करता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे दिल्ली के अंदर मेजर पोल्यूशन जाता है, पर मैडम उनको बैन नहीं करेंगी, उनको रिलोकेट नहीं करेंगी। कैसे करेंगी? पैसा जो आता होगा टैक्स का, ब्राइब नहीं टैक्स का। प्लस ये काम तो करती नहीं, उल्टा गरीबों के पेट पे लात जरूर मारती है। अभी इन्होंने ऑटो बैन कर दिए CNG वाले, अगले साल से आप CNG ऑटो ले ही नहीं पाओगे दिल्ली के अंदर। और मैडम फोर्स कर रही है कि आपको इलेक्ट्रिक ऑटो लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक ऑटो सस्ते भी नहीं है, काफी महंगे। एटलीस्ट अगर आप ऑटो को इलेक्ट्रिक करने चाह रही हो तो कम से कम इसको सस्ता तो करो, इस पे टैक्स तो हटाओ। आपको टैक्स भी चाहिए और आपको गरीबों का वोट भी चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाने के लिए हर जगह से टैक्स को खत्म किया ताकि लोग सस्ते इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदे। इससे हुआ क्या, चाइना की आज लगभग 100% गाड़ियां या तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है या तो 100% इलेक्ट्रिक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और यही रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको पेट्रोल गाड़ियों से महंगी मिलेगी। और कुछ रीजन के कारण कई सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले ही नहीं पाते। मतलब एक चीज तो साफ है,
रेखा गुप्ता के अंदर विजन नहीं, पूरी तरीके से कठपुतली है और कठपुतली होने के कई सारे सबूत भी दे रही है। ऐसा लगता है कोई स्वीट सी प्यारी सी पुकी सी आंगनवाड़ी वाली आंटी को जबरदस्ती डायलॉग्स बुलवाए जा रहे की हैं। भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। खैर रेखा गुप्ता मैम, अगर आपको किसी ने जबरदस्ती सीएम की कुर्सी दी है तो 2 बार ब्लिंक करो और हम मान जाएंगे कि हाँ आपको जबरदस्ती कुर्सी मिली है। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, न्यू मैन को अनसब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।